Welcome to my channel English with Sanam. Today we are going to start our lesson number 3, that is basic terms related to language and language history. कि ज़ुबान और ज़ुबान की तारीख़ में जो एक बुनियादी तौर पर कुछ इस्तिलाहात इस्तेमाल होती हैं उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो टॉपिक नंबर 11 इज़ फोनोलॉजी एंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ अ लैंग्वेज. यानी कि किसी भी ज़ुबान की फ़ोनोलॉजी क्या होती है. फ़ोनोलॉजी असल में वो इल्म होता है जिसमें हम उस ज़ुबान में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज और उनकी आवाज़ों के मतलब पढ़ते हैं. एंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ अ लैंग्वेज कि वो लैंग्वेज तारीख़ी तौर पर किस तरह उसमें तरक्की पाई गई और वो किस तरीके से वो डेवलप होते होते एक ज़ुबान में तब्दील हो गई. तो हम इसको स्टार्ट करते हैं. ये कहते हैं कि हाउ एवरी लैंग्वेज इंक्लूडिंग इंग्लिश डेवलप फोनोलॉजिकली थ्रू टाइम्स. कि हम इसमें ये पढ़ेंगे कि कोई भी ज़ुबान चाहे जिसमें इंग्लिश भी शामिल है कि वो फोनोलॉजिकली वक्त के साथ साथ कैसे उसमें वो डेवलप हो गई और उसमें कैसे तरक्की आती गई. सो फोनोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ हाउ साउंड्स आर ऑर्गेनाइज्ड एंड यूज्ड इन नेचुरल लैंग्वेजेस. अब फोनोलॉजी है क्या. फोनोलॉजी वो एक ऐसा इल्म है या उस एक ऐसी स्टडी है कि जिसमें हम आवाज़ों के मतलब पढ़ते हैं कि किसी भी ज़ुबान में जो अल्फाज पाए जाते हैं उनकी जो आवाज़ें होती हैं उनको वो आपस में किस तरीके से मिलकर एक प्रॉपर तरीके से एक ज़ुबान बनाते हैं. द फोनोलॉजिकल सिस्टम ऑफ अ लैंग्वेज इंक्लूड्स एन इन्वेंट्री ऑफ साउंड्स. अच्छा, जो किसी भी ज़ुबान का जो फोनोलॉजिकल सिस्टम होता है वो आवाज़ उसमें इन्वेंट्री ऑफ साउंड्स होती है. यानी कि वो आवाज़ों का मजमुआ होता है. उसके मतलब उसके बारे में इसको स्टडी किया जाता है कि कैसे वो आवाज़ें पैदा होती हैं और कैसे वो आवाज़ें मिलके एक मुकम्मल एक अल्फ़ाबेट बनाती हैं, एक हर्फ बनाती हैं और फिर वो आपस में मिलके अल्फाज यानी कि वर्ड्स बनाते हैं और वर्ड्स मिलके आपस में सेंटेंस यानी कि जुमला बनाते हैं. तो ये कह रहे हैं कि फोनोलॉजिकल सिस्टम ऑफ अ लैंग्वेज इंक्लूड्स एन इन्वेंट्री ऑफ साउंड्स एंड देयर फीचर एंड रूल्स विच स्पेसिफाई हाउ साउंड्स इंटरेक्ट विद ईच अदर. तो फोनोलॉजिकल सिस्टम ऑफ अ लैंग्वेज में हम स्टडी करते हैं कि ये साउंड्स जो हैं वो कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं और कौन से ऐसे रूल्स होते हैं और कौन से ऐसे फीचर्स होते हैं यानी कि रूल्स यानी कि कौन से ऐसे असूल और खुसूसियात होते हैं जिनके तहत ये आवाज़ें एक दूसरे के साथ मिल के एक प्रॉपर लैंग्वेज सिस्टम बनाती हैं. फोनोलॉजिकल डेवलपमेंट रिफर्स टू फॉर्मिंग एंड यूजिंग स्पीच साउंड्स टू क्लैरिफाई कम्युनिकेट लैंग्वेज. अब जो फोनोलॉजिकल डेवलपमेंट है यानी कि इन्हीं आवाज़ों की जो तालीम से मुतल्लिक़ जो डेवलपमेंट होती है उसमें क्या होता है कि मतलब वाज़ेह तौर पर लैंग्वेज को इस्तेमाल करने में. एज मोर साउंड्स ऑफ अ लैंग्वेज आर एक्वायर्ड लैंग्वेज बिकम्स क्लियरर एज वेल एज प्रोनाउंसिएशन फ्लुएंसी एंड इंटोनेशन इम्प्रूव. जितनी ज़्यादा उसकी आवाज़ें वाज़ेह होंगी और जितनी ज़्यादा किसी ज़ुबान में आवाज़ें पाई जाती होंगी उतनी ही ज़्यादा वो लैंग्वेज बिल्कुल वाज़ेह होगी. उसकी प्रोनाउंसिएशन, उसकी फ्लुएंसी और इंटोनेशन यानी कि उस आवाज़ों का राइज एंड फॉल उतार चढ़ाव उतना ही वाज़ेह होगा और उतना ही इस्तेमाल के काबिल होगा. देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 44 स्पीच साउंड्स इन इंग्लिश. अब इंग्लिश की ज़ुबान को हम देखें तो उसमें 44 साउंड्स पाई जाती हैं. स्पीच साउंड्स यूज्ड इन कम्बिनेशन विद अदर स्पीच साउंड्स प्रोड्यूस इन ओरल लैंग्वेज. अब जो स्पीच साउंड्स जो होती हैं वो आपस में मिलकर कॉम्बिनेशन बनाती हैं स्पीच साउंड्स का और उससे फिर आगे ज़ुबान बनती है. अब इंटोनेशन क्या होती है. इंटोनेशन का मतलब होता है किसी भी ज़ुबान में पाए जाने वाले उतार चढ़ाव. तो इंटोनेशंस में 3 चीज़ें पाई जाती हैं. नंबर 1 इज़ पिच यानी कि हाउ हाई और लो अ वॉइस इज़ व्हेन प्रोड्यूसिंग अ साउंड. कि जब कोई साउंड प्रोड्यूस की जाती है कि वो कितनी हाई है उसकी इंटोनेशन और वो कितनी लो है, इसको पिच कहा जाता है. दूसरे नंबर पे है स्ट्रेस. स्ट्रेस का मतलब होता है कि हाउ लो और सॉफ्ट अ वर्ड इज़ स्पोकन. कि किसी भी अल्फाज जिसको आप आवाज़ों से मिल के जो लफ्ज़ बनता है उसको जब आप बोलते हैं तो वो उसके ऊपर आप कितना ज़ोर दे के बोलते हैं या कितना उसको सॉफ्ट टोन में बोलते हैं और कितना वो लो टोन में बोला जाता है. और जंक्चर कहते हैं कि द पॉजेस और कनेक्शंस बिटवीन वर्ड्स फ्रेजेस एंड सेंटेंस. जंक्चर होता है कि जो बोलने के दौरान जैसे आपने नोट किया होगा बोलने के दौरान हम कुछ वक्फे लेते हैं या कुछ अल्फाज को हम कुछ जुमलों को हम लगातार एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके बोलते जाते हैं तो उसकी जो स्टडी होती है जो उसको जंक्चर कहा जाता है. और बेसिकली ये पॉजेस होते हैं, ये कनेक्शंस होते हैं जो 2 अल्फाज के दरमियान, 2 फ्रेजेस के दरमियान या 2 सेंटेंसेस के दरमियान होते हैं. अब ये नेक्स्ट है कि लाइक मैनी अदर लैंग्वेजेस इंग्लिश हैज़ अ वाइड वेरिएशन इन प्रोनाउंसिएशन. ऑब्वियसली बाकी ज़बानों की तरह इंग्लिश में बहुत ज़्यादा वेरिएशन पाई जाती है प्रोनाउंसिएशन में हिस्टोरिकली एंड फ्रॉम डायलेक्ट टू डायलेक्ट. और इसकी तारीख में भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन पाई जाती है यानी कि तब्दीली पाई जाती है. और डायलेक्ट टू डायलेक्ट यानी कि
जो एक इलाके का जो एक्सेंट होता है उसको डायलेक्ट कहा जाता है, वो डेफिनेटली वो दूसरे इलाके के एक्सेंट से वो एक दूसरे के साथ काफ़ी मिलते जुलते हैं, लेकिन फोनोलॉजिकल सिस्टम में वो एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट होते हैं। अमॉन्ग अदर थिंग्स मोस्ट डायलेक्ट्स हैव vowel reduction in unstressed syllables and a complex set of phonological features that distinguish stops, affricates and fricatives. अब ये बात कर रहे हैं कि बाकी चीज़ों के दरम्यान हम ये देखते हैं कि कुछ इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ ऐसे वॉल साउंड्स पाई जाती हैं जो अनस्ट्रेस्ड होती हैं, जिनके ऊपर हम स्ट्रेस नहीं देते, और इसी तरह कुछ वो पाए जाते हैं, कॉन्सोनेंट्स पाए जाते हैं जिनमें कि एफ्रिकेट्स, फ्रिकेटिव्स और स्टॉप्स शामिल होते हैं। तो वो ये सारे मिल के एक कम्प्लेक्स सेट बनाते हैं फोनोलॉजिकल फीचर्स का। अब ये जो वॉल्स और कॉन्सोनेंट्स और वॉल्स की इन्होंने बात की है, ये हम जो फोनोलॉजी के चैप्टर में इसमें डिटेल में बात करेंगे। अब नेक्स्ट की हमें बताते हैं कि टॉपिक 2 में कि मॉर्फोलॉजी एंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ अ लैंग्वेज। अब कोई लैंग्वेज जो है वो मॉर्फोलॉजिकली और हिस्टोरिकली वो किस तरह डेवलप होती है। In linguistics, morphology is the branch of a grammar devoted to the study of the structure or forms of words. अब morphology हम किसको कहते हैं? morphology ग्रामर की वो ब्रांच होती है जिसमें हम किसी जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं उनका स्ट्रक्चर यानी कि उनकी साख्त को पढ़ा जाता है, उनकी फॉर्म्स को पढ़ा जाता है, प्राइमरीली थ्रू द यूज़ ऑफ अ मॉर्फीम कंस्ट्रक्ट। और मॉर्फीम वो होता है जैसे इट इज़ ट्रेडिशनल, आगे हम पढ़ते हैं कि इट्स ट्रेडिशनल डिस्टिंग्विश फ्रॉम सिंटेक्स कि मॉर्फोलॉजी और सिंटेक्स जो है ना वो आपस में डिफरेंट है। मॉर्फोलॉजी जो है वो वर्ड के स्ट्रक्चर की स्टडी है, जबकि जो सिंटेक्स है ना वो सेंटेंस स्ट्रक्चर यानी कि जुमले की साख्त की स्टडी है, और जबकि मॉर्फोलॉजी एक लफ्ज़ के साख्त की स्टडी है। अब मॉर्फीम इज़ अ यूनिट ऑफ मीनिंग। मॉर्फीम क्या है? मॉर्फीम जो है वो मायनी का एक छोटा सा यूनिट है। ये मॉर्फोलॉजी जो कि स्टडी ऑफ अ वर्ड है, स्टडी ऑफ अ स्ट्रक्चर ऑफ अ वर्ड है, तो उसका सबसे छोटा यूनिट मॉर्फीम है। इट डज़ नॉट नेसेसरीली रिलेट टू द वर्ड काउंट और सिलेबल काउंट ऑफ एन अटरेंस। अब ज़रूरी नहीं है कि ये वर्ड काउंट से रिलेटेड हो या सिलेबल काउंट से रिलेटेड हो जो हमारी अटरेंस जो हम उसमें बोलते हैं, बल्कि द टर्म ग्रामर इज़ ऑफन यूज टू रिफर टू मॉर्फोलॉजी एंड सिंटेक्स। जब लेकिन अब इसमें ये बात ये कहते हैं कि जो ग्रामर है ना, इंग्लिश ग्रामर, वो दोनों का मजमूआ है, यानी कि उसमें मॉर्फोलॉजी भी उसकी स्टडी भी होगी और सिंटेक्स की भी स्टडी होगी। और मॉर्फोलॉजी और सिंटेक्स में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि मॉर्फोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ अ वर्ड फॉर्म्स और वर्ड स्ट्रक्चर, वाइल सिंटेक्स इज द स्टडी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर। ओके, तो इन दोनों को मिलाकर ग्रामर बनती है। लिंग्विस्टिक्स में मॉर्फोलॉजी क्या है? एक स्टडी ऑफ वर्ड्स है, हाउ दे आर फॉर्म्ड, देयर रिलेशनशिप टू अदर वर्ड्स इन द सेम लैंग्वेज, कि अल्फाज कैसे बनते हैं, एक लफ्ज़ का दूसरे लफ्ज़ के दरमियान में क्या रिलेशनशिप होता है, और ये कैसे अल्फाज मिलकर एक जुमला बना देते हैं। इट एनालाइजेज द स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स एंड पार्ट्स ऑफ वर्ड्स। अब मॉर्फोलॉजी करती क्या है कि ये वर्ड की पूरी साख्त को स्टडी करती है और वर्ड्स के जो हिस्से होते हैं उनको स्टडी करती है। वर्ड्स के हिस्से कौन से होते हैं? वो है स्टेम, रूट, वर्ड, प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस। अब जो वर्ड के कौन कौन से हिस्से होते हैं? इसके बेसिकली इसके 5 हिस्से हैं। नंबर 1 है स्टेम, नंबर 2 इज़ रूट, वर्ड, प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। मॉर्फोलॉजी हैज़ 2 मेन सब डिवीजन्स। अब मॉर्फोलॉजी है वो जो इसकी 2 छोटी शाखें हैं, नेमली इन्फ्लेक्शन एंड डेरिवेशन। उनको कहा जाता है इन्फ्लेक्शन और डेरिवेशन या डेराइवेशन। इन्फ्लेक्शन क्या होती है? इन्फ्लेक्शन डील्स विद पैटर्न्स ऑफ अ वर्ड स्ट्रक्चर दैट आर डिटर्मिन्ड बाय द रोल ऑफ अ वर्ड इन अ सेंटेंस। अब इन्फ्लेक्शन हमें अल्फाज जो हर्फ हम यूज़ कर रहे हैं, जो वर्ड स्ट्रक्चर हम यूज़ कर रहे हैं, जो हर्फ हम यूज़ कर रहे हैं, उसके पैटर्न के बारे में बताती है कि एक जुमले में उस लफ्ज़ का कितना रोल है, क्या रोल है, वो किस तरीके से यूज़ हो रहा है। और इसी तरह डेरिवेशन के बारे में बताता है कि डेरिवेशन क्रिएट न्यू वर्ड्स। ड्राइव जो है, डेरिवेशन या डेरिवेशन जो है वो डिराइव से निकला है, जिसका मतलब है एक लफ्ज़ से नए लफ्ज़ बनाना विद डिफरेंट मीनिंग्स और उस मुख्तलिफ मीनिंग के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैल ट्रीट एक पूरा वर्ड है, और मैल ट्रीट किससे बना है? फ्रॉम ट्रीट से बना है, यानी कि ट्रीट के पीछे मैल लगा के एज एन इनफिक्स लगा के उसको मैल ट्रीट बना दिया गया है। कंपाउंडिंग इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ, अब कंपाउंडिंग के बारे में बता रहे हैं कि कंपाउंडिंग इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ नाउन्स, एडजेक्टिव्स, वर्ड्स, एडवर्ब्स, प्रेपोजिशन टू फॉर्म कम्प्लेक्स वर्ड्स।
अब कंपाउंडिंग क्या है? कंपाउंडिंग कहते हैं कि जिसमें हम कम्बिनेशन ऑफ नाउन यानी कि टू नाउन्स को मिला के या एक नाउन एंड एडजेक्टिव को मिला के हम कोई कम्प्लेक्स वर्ड बना देते हैं, इसको कंपाउंडिंग कहते हैं। अब इन्फ्लेक्शन और डेरिवेशन की आपको समझ, इन्फ्लेक्शन का मैंने आपको बताया कि ये वर्ड के उसके बारे में बता दें कि एक जुमले में उसे लफ्ज़ का क्या रोल है, यानी कि एज अ नाउन यूज़ हुआ है, एज एन एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। और डेरिवेशन होती है कि किसी दो अल्फाज को मिला के एक नया वर्ड बनाना। और कंपाउंडिंग होती है कि आप कुछ ज़्यादा चीज़ों को, जैसे नाउन्स, एडजेक्टिव, वर्ड्स, एडवर्ब्स, प्रीपोजिशन, मतलब कुछ 2-3 चीज़ों को मिला के एक कम्प्लेक्स सा वर्ड बना देते हैं, उसको कंपाउंडिंग कहा जाता है। फ्रेजेस, सेंटेंसेस एंड लार्जर यूनिट्स ऑफ डिस्कोर्स। अब लिंग्विस्टिक्स में जो सिमेंटिक्स है हमारे पास, वो क्या होती है कि वो एक सब फील्ड है, मतलब एक मेजर फील्ड की आगे से एक छोटी फील्ड की एक ब्रांच है। वो क्या करती है कि स्टडी ऑफ मीनिंग, उसमें हम अल्फाज के मायने को स्टडी करते हैं कि जो एज इनहेरिट एट द लेवल ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस, यानी कि किसी वर्ड का क्या मतलब है, किसी जो फ्रेज यूज़ हुई है उसका क्या मतलब है, या कोई सेंटेंस यूज़ हो रहा है तो उसका क्या मतलब है। और सेंटेंस से भी आगे जो लार्जर यूनिट ऑफ डिस्कोर्स, यानी कि किसी भी गुफ्तगू के जो बड़े यूनिट्स यानी कि पैराग्राफ, उसकी स्टडी और उसके मीनिंग की स्टडी को सिमेंटिक्स कहा जाता है। सिमेंटिक्स इज ऑल्सो क्लोजली लिंक्ड टू द सब्जेक्ट्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, रेफरेंस एंड डेनोटेशन। सिमेंटिक्स जो है वो जो बाकी हैं रिप्रेजेंटेशन के जो वर्ड्स हैं और रेफरेंस और डेनोटेशंस के साथ भी सिमेंटिक्स का एक बहुत क्लोज लिंक है। और इसके बारे में भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि ये जैसे रिप्रेजेंटेशन यानी कि अल्फाज को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है अपने मीनिंग्स के साथ, रेफरेंस यानी कि उनका बैकग्राउंड कैसा है, और डेनोटेशन यानी कि उनकी वोकैबुलरी और उसके मीनिंग हैं क्या। तो इन सब की स्टडी जो है वो उसको सिमेंटिक्स कहा जाता है लिंग्विस्टिक्स में। और नेक्स्ट जो हमारे पास की कह रहे हैं कि वाई स्टडी ऑफ मीनिंग इज सिग्निफिकेंट इन द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ अ लैंग्वेज। कि ये हम हिस्ट्री ऑफ अ लैंग्वेज के बारे में ये बात करें कि वाई स्टडी ऑफ मीनिंग इज सिग्निफिकेंट इन द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज। कि जब हम हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज पढ़ते हैं तो उसमें ये क्यों स्टडी ऑफ मीनिंग को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस, यानी कि सिमेंटिक्स को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है। तो उसमें ये कहते हैं कि मीनिंग चेंज ओवर टाइम। अब मीनिंग जो है वो टाइम के साथ साथ चेंज होते रहते हैं। ऑब्वियसली चेंजेस इन मीनिंग आर एज कॉमन एज चेंजिंग इन फॉर्म। के अल्फाज में जो तब्दीली है वो उतनी ही कॉमन है, उतनी आम होती है जितनी के फॉर्म में चेंज हो जाती है। लाइक द लेटर दे कैन बी मोटिवेटेड इंटरनली और एक्सटर्नली। अब मीनिंग जो है वो इंटरनली भी चेंज हो सकते हैं और एक्सटर्नली, यानी कि उनके इंटरनल मीनिंग भी वो अगर वो बोले गए हैं और लिसनर ने सुने हैं तो उसकी जो ट्रांसमिशन है ना को जो उसकी ट्रांसमिशन हुई है तो ऑब्वियसली वो कुछ किसी तरीके से हुई है और उसके मीनिंग में कुछ ना कुछ उसमें उन अल्फाज के मीनिंग्स का बहुत बड़ा रोल होता है। तो उसको स्टडी करती है सिमेंटिक्स। ठीक है, अब वो अल्फाज के मीनिंग जो हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, वो उसकी स्ट्रक्चर और लिंग्विस्टिक्स नॉलेज। स्ट्रक्चर मतलब कि इस अल्फाज की साख्त क्या है, इसमें कौन सी साउंड्स यूज़ हुई हैं, ठीक है, और इसका और जो उसका लिंग्विस्टिक्स नॉलेज क्या है, यानी कि वो ग्रामर में क्या चीज़ है, ग्रामर में वो नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, क्या है। तो वो उसकी एट द सेम टाइम सिमेंटिक्स जो है वो उसके स्ट्रक्चर को भी स्टडी करती है और उसके लिंग्विस्टिक नॉलेज को भी स्टडी करती है। इन दिस रिस्पेक्ट प्रैग्मेटिक्स explains how language users are able to overcome apparent ambiguity since meaning relies on the manner, place, time, etc. of an utterance। अब ये कहते हैं कि अगर इस रिस्पेक्ट में, अगर इस पेराई में हम देखें तो प्रैग्मेटिक्स एक्सप्लेन करती है कि हाउ लैंग्वेज यूजर्स आर एबल टू ओवरकम apparent ambiguity। के अब प्रैग्मेटिक्स हमें बताती है कि अगर किसी अल्फाज के मीनिंग जो है वो छुपे हुए गैर वाज़ेह तो उनको कैसे समझना है। सिंस मीनिंग रिलाइज ऑन द मैनर, प्लेस, टाइम एटसेट्रा ऑफ एन एट्रेंस। अब मीनिंग जो है वो ना सिर्फ मैनर यानी कि किस तरीके से उन अल्फाज को बोला गया है, किस जगह बोला गया है, किस वक्त बोला गया है, वो सारी चीज़ें मिलकर उस अल्फाज के मीनिंग बताती हैं और उन छुपे हुए मीनिंग्स को हम प्रैग्मेटिक्स में स्टडी करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी के ऊपर तंज करते हैं, अब होता तो उस अल्फाज का, जैसे हम किसी को कहते हैं कि यू आर अ डंकी या तुम एक गधे हो, तो या अब उसके जो सामने वाले मीनिंग तो ये कि हम किसी को गधा कह रहे हैं, इनकी गधा को उसको एक जानवर का नाम है, लेकिन हम किसी इंसान को अगर जानवर कह रहे हैं तो ऑब्वियसली हम उसमें कोई छुपा हुआ मीनिंग है। या तो हम उसको कह रहे हैं कि तुम गधे हो यानी कि तुम बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ हो या तुम बहुत ज़्यादा मेहनती हो, तो
अब जो गधे का मतलब जो छुपा हुआ मीनिंग है वो तो एक बेवकूफ़ का है, तो वो प्रैग्मेटिक्स में स्टडी किया जाता है। प्रैग्मेटिक्स हमें बताती है किस कंटेक्स्ट में हम अगले बंदे को ये बात कह रहे हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टॉपिक 5, सिंटैक्स एंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ अ लैंग्वेज। कि अब सिंटैक्स और हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ अ लैंग्वेज का इनका आपस में क्या ताल्लुक है। सिंटैक्स का मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि सिंटैक्स इज अ स्टडी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर, कि ये किसी जुमले की साख को स्टडी करती है, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं कि सिंटैक्स इज द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स फ्रेजेस टू क्रिएट वेल फॉर्म सेंटेंस इन अ। अब जो सिंटैक्स है वो इस पैरा में भी इस्तेमाल होती है कि इज़ ऑल्सो यूज टू रिफर टू द स्टडी ऑफ सच प्रिंसिपल्स और प्रोसेस, यानी कि किन असूलों के तहत और किस प्रोसेस के तहत ये अल्फाज, ये जुमला जो है वो बना है, इसमें कौन से अल्फाज यूज़ हुए हैं और वो किस तरतीब के साथ यूज़ हुए हैं। अब नेक्स्ट ये कहते हैं कि इन द फील्ड ऑफ लिंग्विस्टिक्स सिंटैक्स चेंज इज़ द चेंज इन द सिमेंटिक स्ट्रक्चर ऑफ अ नेचुरल लैंग्वेज। अब लिंग्विस्टिक्स की जो फील्ड है ना उसमें जब सिंटैक्टिक चेंजेस आती हैं, यानी कि जुमलों में जो तब्दीलियाँ आती हैं, इज़ द चेंज इन द सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर ऑफ अ नेचुरल लैंग्वेज। तो ऑब्वियसली जो सिंटैक्टिक चेंजेस हैं वो सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर ऑफ अ नेचुरल लैंग्वेज, यानी कि जो कुदरती तौर पर जो ज़ुबान होती है ना उसके जुमले की साख्त में तब्दीलियों को भी स्टडी करती है। जो सिंटैक्टिक चेंजेस हैं बेसिकली वो किसी नेचुरल लैंग्वेज के सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर में चेंजेस को स्टडी करती है। अब नेक्स्ट ये कहते हैं कि सिंटैक्स सीम्स टू चेंज मोर स्लोली देन फोनोलॉजी एंड मॉर्फोलॉजी, यानी कि फोनोलॉजी हमने कहा कि स्टडी ऑफ साउंड पैटर्न है, कि साउंड पैटर्न भी बहुत जल्दी चेंज हो जाता है। मॉर्फोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ वर्ड्स भी बहुत जल्दी चेंज हो जाती है, लेकिन सिंटैक्स जो है ना वो इतने जल्दी चेंज नहीं होता। और इफ़ वन रिगार्ड a language as vocabulary cast in the mold of a particular syntax with functional items maintaining the basic structure of a sentence with the lexical items filling in the blanks, syntactic change no doubt plays the greatest role in modifying the physiognomy of a particular language। अब ये कहते हैं कि इफ़ वन रिगार्ड लैंग्वेज इज वोकेबलरी कास्ट, अगर हम ये देखें कि एक ज़ुबान है उसके अंदर वोकेबलरी इस्तेमाल हुई है, तो वो वोकेबलरी जो है ना उसको जब वो चेंज हो जाएगी ना तो ऑटोमेटिकली जुमला भी चेंज हो जाएगा। तो जो अब ये जो मॉर्फोलॉजी फोनोलॉजी है ना इनके अंदर जो चेंजेस है ना वो डायरेक्टली सिंटैक्टिक चेंजेस के ऊपर डिपेंड करती हैं। और जो सिंटैक्टिक चेंज जब आता है ना तो वो पूरी की पूरी लैंग्वेज की जो फिजियोनमी होती है, जो साख्त होती है ना उसको पूरे का पूरा तब्दील कर देता है। अब ये नेक्स्ट कहते हैं कि सिंटैक्टिक चेंज इफेक्ट्स ग्रामर इन इट्स मॉर्फोलॉजिकल सिंटैक्टिक एस्पेक्ट्स एंड इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ चेंजेस ऑब्जर्व इन अ लैंग्वेज चेंज। और ऑब्वियसली जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब फोनोलॉजिकल चेंजेस होंगी, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होंगी तो ऑटोमेटिकली सिंटैक्टिक चेंजेस होंगी, और सिंटैक्टिक चेंजेस जो होंगी तो उसका असर ये होगा कि लैंग्वेज भी चेंज हो जाएगी। तो आज जो हमने पढ़ा है वो इसी के बारे में पढ़ा है कि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ अ लैंग्वेज के साथ सिंटैक्टिक, प्रैग्मेटिक्स, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी किस तरीके से रिलेटेड है। आई होप कि यू हैव गॉट माय पॉइंट, आपको समझ आई होगी। और अगर आपको इसमें कोई चीज़ समझ नहीं आई तो काइंडली कमेंट्स में पूछें।